तमिलनाडु में विजय ने सीएम पद की शपथ तो ले ली, लेकिन बहुमत साबित करने की असली परीक्षा उनकी कल होगी। तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा, लेकिन मुश्किल घड़ी में शायद सितारे विजय के साथ हैं। दो और पार्टियों के विधायकों का सपोर्ट उन्हें मिलने जा रहा है। जयललिता की पार्टी रही एआईएडीएमके का एक हिस्सा एक धड़ा और टीटीवी दिनाकरण की एएमएमके ने उनका साथ देने का ऐलान किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बता रही है एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता सीवी षणमुगम के नेतृत्व में 30 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने पर हामी भर दी है। सीवी षणमुगम का कहना है कि उनका मकसद एआईएडीएमके को तोड़ना कतई नहीं है, वो बस जनता के जनादेश का सम्मान कर रहे हैं। एआईएडीएमके ने 47 सीटें जीती हैं। 30 विधायकों का टीवीके को सपोर्ट देने के बाद पार्टी प्रमुख एके पलानीस्वामी के पास केवल 17 विधायक रह गए हैं, क्योंकि वो गेम इसके दूसरी ओर हैं। नंबर गेम पहले से ही विजय के साथ है। टीवीके के पास 107 विधायक हैं, कांग्रेस से 5, वाम दलों से 4 और वीसीके और मुस्लिम लीग से 2-2 विधायकों के समर्थन के बाद 118 का जादुई आंकड़ा पहले ही पार हो चुका है। अब एआईएडीएमके के 30 विधायकों के साथ आने से टीवीके सरकार और सुरक्षित हो गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। दोबारा सीएम बनने वाले असम के पहले गैर कांग्रेसी नेता वो हो गए हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सर्जियो गोर भी मौजूद रहे। भारत में अमेरिका के राजदूत हैं वो। हिमंता के साथ 4 मंत्रियों की भी शपथ हुई। पहला नाम रामेश्वर तेली, दुलियाजन सीट से विधायक बने हैं। 2014 और 19 में डिब्रूगढ़ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन 24 में लोकसभा की सीट पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल के लिए छोड़ दी थी। केंद्र में पेट्रोलियम, रोजगार जैसे मंत्रालय का कामकाज संभालने का अनुभव भी उनको है। दूसरा नाम अजंता नियोग का, कैबिनेट में एकमात्र महिला मंत्री, गोलाघाट से लगातार 6ठी बार के विधायक, पहले कांग्रेस में थी, 2020 में बीजेपी में आई। असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। अंदाजा है कि इस बार भी वित्त मंत्रालय ही संभवतः वो संभालेंगे। तीसरा नाम है चरण बोरो का, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट पीपीएफ पार्टी से आते हैं। पिछले साल बोरो हिमंता सरकार में परिवहन मंत्री थे। चौथा नाम है अतुल बोरा का, असम गण परिषद के अध्यक्ष हैं और पिछली सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। 11 मई को एक खबर आई कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी रहे मनोज कुमार अग्रवाल को शुभेंदु सरकार में मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मनोज अग्रवाल 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कैडर उनका पश्चिम बंगाल ही था। चुनाव अधिकारी बनने से पहले कई अहम पदों पर भी रह चुके हैं। उनके ही कार्यकाल में पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ। अब उन्हें मुख्य सचिव बनाए जाने पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष का कहना है कि कथित निष्पक्ष अंपायर को ब्यूरोक्रेसी में टॉप पोजीशन दे दी गई है। क्या अब भी किसी को लगता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष थे? कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने नियुक्ति को चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच खुली मिलीभगत बताया है। इन आरोपों पर बीजेपी का जवाब भी आया। पार्टी का कहना है कि मनोज अग्रवाल केवल पूर्व सीईओ ही नहीं है, वो राज्य के सीनियर सिविल सर्वेंट हैं। नियुक्ति नियमों के तहत कानून व्यवस्था बनाए रखने के इरादे से हुई है। बंगाल की बात हो रही है तो एक अपडेट और, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के मर्डर की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई ने कहा है कि कोलकाता जोन के जॉइंट डायरेक्टर की देखरेख में एक एसआईटी बनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल पुलिस एजेंसी को केस डायरी सौंपने की तैयारी कर रही है। अगली सुर्खी, भारत में तेल और गैस का कोई संकट नहीं है, इस बार बताया है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। बताया कि जहां एक तरफ ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं, वहीं भारत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल में रखा है। ये भी कहा कि भारत की तेल कंपनियां हर दिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही हैं। इस बीच जो लोग देश के एनर्जी सेक्टर के लिए एक मुश्किल हालात को लेकर के जश्न मना रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हरदीप पुरी ने बताया कि भारत ने कच्चे तेल की खरीद के लिए अन्य सोर्सेस की ओर भी रुख किया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो ईडी की कस्टडी में हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ संजीव अरोड़ा ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। आज उस याचिका पर चीफ जस्टिस शील नागू की बेंच ने सुनवाई की। संजीव अरोड़ा की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट पुनीत पाली
दलील दी कि गिरफ्तारी प्री प्लान तरीके से हुई है। कोर्ट में कहा कि गिरफ्तारी के आधार पहले से टाइप किए हुए थे। दावा किया कि जांच अधिकारी ने संजीव अरोड़ा का बयान 3:25 पर पढ़ा और 4 बजे गिरफ्तार कर लिया। इतने कम समय में 17 पन्नों का डिटेल डॉक्यूमेंट तैयार करना असंभव है। अरोड़ा के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी पूरी तरह गैर कानूनी है। दलील ये भी दी कि सारी ज़रूरी फाइलें और रिकॉर्ड ईडी के पास पहले से ही हैं, ऐसे में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईडी के वकीलों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। संजीव अरोड़ा की दलील थी कि मामले को अर्जेंट सुना जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।